हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। चलिए, अब क्या है, चैप्टर नंबर 2 जो है तो अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या है आपके, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब देखिए इसमें क्या है, अपने को क्या पढ़ना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, किसके इनके पीएच कितने होते हैं, इंडिकेटर्स क्या है, मतलब जिससे जो है तो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो चख के नहीं देखा जा सकता। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके जैसे लवण का क्या उपयोग है आपका, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इनका क्या उपयोग है, इनके सूत्र क्या होते हैं, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस प्रकार से जो होते ये पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है। यानी कि इसमें जो है तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यानी कि जो भोजन होता है इसमें जो खट्टा होता है और कड़वा होता है, तो ये किसके कारण होता है, अम्ल और क्षार के कारण होता है। अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। मान लीजिए कोई आपके घर में बहुत अच्छा भोजन बना और बिल्कुल भोजन जो है तो पेट भरने से थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, तो क्या होगा, ज़्यादा ही खा लिया तो उसको क्या होगी, एसिडिटी होगी। एसिडिटी होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, एसिडिटी ठीक करने के लिए नींबू पानी देंगे या सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे। तो क्या देंगे इसमें से, तो देखिए नींबू पानी तो वैसे भी क्या है आपका अम्ल है, सिरका भी अम्ल है, तो क्या देंगे, बेकिंग सोडा देंगे। बेकिंग सोडा से क्या होगी, उसकी अम्लता दूर होगी। बेकिंग सोडा क्या है आपका, क्षार है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। फिर देखिए क्या है, उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। यानी कि अगर अम्ल अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो उसे क्या करेंगे, क्षार यानी कि क्षार देंगे। अगर क्षार, अम्ल और क्षार क्या दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि अम्लता को दूर करने के लिए क्या दिया जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देंगे तो उससे क्या होगा, बेकिंग सोडा के नेचर किस तरह से है, क्षारीय है, तो क्या करेगा, जो अम्लता का प्रभाव उसे कम कर देगा। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अब ये देखिए कि जब हम हर चीज़ें तो चख कर नहीं टेस्ट किया जा सकता, क्यों, सही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ें जो है तो, कुछ चीज़ें खाने वाली हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं खाने वाली। फिर भी अपने को ये पता ही करना है कि किसमें जो कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इसके लिए क्या होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं उससे जो है तो क्या करते हैं, पता करते हैं कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसे होता है, खट्टा होता है, तथा यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल ये कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। नीले को लाल कौन करता है, अम्ल जो है तो, और लाल को नीला कौन कर देता है, क्षार करता है। दोनों को बिल्कुल नोट्स बना के बिल्कुल रट लीजिए। रटना तो नहीं चाहिए, समझना चाहिए बेटा, पर फिर भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिससे ये आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इन दोनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस का प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी क्या है आपका, नेचुरल जो होते इंडिकेटर्स है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ये अक्सर देखते होंगे, जब स्कूल की ड्रेस जो पहन के जाते हैं वाइट कलर के, उसमें अगर सब्जी का दाग, जो सब्जी गिर जाती है उसका दाग कैसे हो जाता है, येलो येलो लग जाता है। फिर जब उसे आप देखिए, जब निरमा में डालकर जब धुलते हैं तो कैसे हो जाता है, हल्का आपको भूरा लाल रंग का दिखता है। तो ये क्या है, ये इंडिकेटर्स का काम करता है। कौन, हल्दी जो होती है आपका। और किस प्रकार का इंडिकेटर्स है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है।
लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। पहले तो जब क्षार पड़ेगा उसमें तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर दिखेगा आपको। इसके बाद जब उसको अच्छे से फिर धुल के धूप में डाल देंगे तो कैसे दिखने लगता है, फिर येलो कलर का दिखने लगता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसे भी नोट करके लिख लीजिए कि आपके जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से हैं। तो आपके कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज एवं क्या फिनाप्थेलिन का उपयोग करते हैं। ये दोनों क्या हैं, जो है तो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं, अब देखिए इसके बारे में क्या बता रहा है इसमें जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलयन होता है किस प्रकार का होता है, बैगनी कलर का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। यानी कि जो लिटमस पत्र होता है जब तक उसमें कोई प्रभाव नहीं, अम्ल और क्षार नहीं रहेगा तो उसका रंग किस प्रकार से रहेगा, बैगनी रंग का होगा। इस बात को भी ध्यान रखना आपको। अगर ये पूछा जाए कि जो लिटमस पत्र होता है जब उसमें क्षार और अम्ल कोई भी उसमें नहीं डाला जाता है तो किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। यह बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अब देखिए नेचुरल जो आपके ये होते हैं तो क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स में लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, पिटूनिया हो गया एवं जेरानियम हो गया। ये सभी किस तरह के इंडिकेटर्स हैं, जो है तो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन आंसर अपने को बाद में करना है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण को समझना है। अब इसके जो रासायनिक गुणधर्म है इसके बारे में जानना है। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखिए क्रियाकलाप 2.1 में क्या बताया गया है। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब इस बात फार्मूला सभी आपको क्या करना है, लिख लेना है बेटा, और इन्हें जो तो ध्यान रखना, याद करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। अब देखिए इसमें से आपका जो क्या है अम्ल कौन कौन से है, देखिए इसमें HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये क्या है आपके अम्ल है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके क्षार हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उनकी जांच कीजिए। ये अपने को क्या दिए हुए हैं, सूचक दिए हुए हैं। कौन, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या है, अब क्या दिए हुए हैं, विलयन दिए हुए हैं। अब क्या करना है, देखिए लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोप्थेलिन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आपने प्रेक्षण को सारणी 2.1 में लिखिए। अब देखिए इसमें क्या है, विलयन का नमूना लेना है। लाल लिटमस विलयन लेना है, नीला लिटमस विलयन है, फिनोप्थेलिन विलयन है, मेथिल ऑरेंज विलयन है, और इसमें अपने को क्या है, बताना है कि कौन कलर देगा। फिर इसके बाद क्या है, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ये पदार्थ क्या बताते हैं हमें कि अम्ल है कि क्षारक है, क्या है। जिस प्रकार से अम्ल को क्या कर देता है, अम्ल जो है तो आपके रेड को क्या करेगा, ब्लू करेगा,
रेड जो रहेगा उसे क्या करेगा, ब्लू करेगा, और जो आपका ये क्षार रहेगा तो ब्लू को क्या करता है, रेड कर देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। अब कुछ ऑल फैक्ट्री जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, इनको क्या है, सूंघ कर भी जान जाते हैं। आइए इनमें से कुछ कुछ सूचकों की जांच करें। कुछ जो सूचक हैं इनमें से जो क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, इनके ये इसमें से क्या क्या है देखिए। 2.1 क्रियाकलाप में देखिए क्या है कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कस कर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। जो कपड़े में ओनियन रखे थे उसका क्या है, प्रयोग करके देखेंगे इंडिकेटर्स डाल के कि इसमें जो है तो क्या प्रोसेस हो रहा है, ये अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारकीय प्रकृति का है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उसकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर क्या डालना है, तनु HCl विलयन की कुछ बूंद एवं दूसरे पर क्या डालना है, NaOH विलयन की कुछ बूंद डालिए। दोनों टुकड़े को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यानी कि इसमें आपको जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो क्या होगा, एक तो अम्ल है, क्या है, HCl अम्ल है, NaOH क्या है, आपका क्षार है। दोनों को जो है तो इसमें जो टुकड़े हैं ओनियन को उसमें क्या करना है, इनको डाल करके उसको क्या देखना कि इसमें से किस प्रकार से गंध आ रही है, कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा जो है तो क्षारकीय प्रकृति का है। इसके बाद क्या है, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब जो हमने प्रेक्षण किया उसे लिखना है, क्या करना। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंद डालकर उसे हिलाइए। मतलब जो HCl का अम्ल लेंगे आप और क्या लेंगे, NaOH लेंगे। दोनों में क्या डालना है, पहले से देखना है वैनिला एसेंस डालकर कि HCl में क्या प्रभाव पड़ रहा है, NaOH में क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसे ऑब्जर्व करना किस प्रकार की गंध आ रही है, किस प्रकार से उसके कलर चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उनकी गंध में पुनः जाँच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। अगर इसमें कोई फर्क पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या करना, अपने को नोट कर लेना है। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल को, यानी कि जो वैनिला एसेंस है और फिर लौंग का तेल है, ये क्लोव ऑयल है, इसे क्या है, दोनों को फिर से इससे जो है तो डाल कर क्या करना है, इसे परीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके बाद जो है तो इसे नोट करना है। आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय ऑल फैक्ट्री सूचक भी के तरह उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो वैनिला है, प्याज है, लौंग है, इसे जो तो किस प्रकार का इंडिकेटर्स बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहेंगे। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.3 चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। एक क्या करना, परख नली लेना, फिर उसमें क्या करना, 5 ml का लेना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना, फिर उसमें क्या डालना है, जिंक डालना है। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, इसमें से कौन सी गैस निकलती है, ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। आप क्या प्रेक्षण करते हैं। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न है। अब देखिए इसमें से क्या बोल रहा है कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करना है। ये क्या है, एक देखिए परख नली लिया गया है, इसमें क्या है, दानेदार जिंक डाला गया, फिर इसमें क्या डाला गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है या कि HCl डालना, कोई दो में से एक लेना है, डाल देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें से ये देखना है जब इसमें
इसको डालेंगे तो इसके बाद इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें से एक क्या है, ये देखिए यहाँ पर नली लगा दिया गया और यहाँ पर क्या है, साबुन का विलयन रख दिया गया। हाइड्रोजन से भरे साबुन के क्या निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। और मोमबत्ती से फटकी ध्वनि के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। यानी कहने का मतलब इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, जब इसमें जब क्या डाला जाता है, जिंक में एक परख नली लेते हैं, उसमें जिंक डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ भी डालेंगे। तो इसमें ये प्रेक्षण करना है, ये ऑब्जर्वेशन करना है इसमें कौन सी गैस निकलती है। और गैस की पहचान करने के लिए क्या करते हैं, इसके पास मोमबत्ती ले जाते हैं। जब इसमें फट फट की क्या आती, ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस यानी फट फट की जो आवाज़ आती है, तो उससे क्या होते हैं, पॉप की जो आवाज़ आती है उसके मतलब ये बता रहा कि इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। क्योंकि जब हाइड्रोजन से भरे जो ये बुलबुले होते हैं जो साबुन के ना निकलेंगे ना हाइड्रोजन गैस लेकर के, तो उसमें से जब ध्वनि आएगी तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आशा करती हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ बेटा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। जो धातु होती है अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं, अम्ल प्लस धातु, यानी कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, प्लस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण बनते हैं, प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। जैसे अम्ल है और धातु है, तो इनको जो है तो क्या करेंगे, इसको जो है तो समीकरण के रूप में जैसे HCl है, आप धातु को ले लीजिए, आप इसमें जैसे सोडियम ले लीजिए धातु, फिर क्या होगा, आपका NaCl बन जाएगा और उधर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखिए क्या दिया, क्रियाकलाप 2.4। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने प्रेक्षणों को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, NaOH लेना है, और क्या है जो आपके परख नली है उसमें क्या है, जिंक है, और इसमें जब इसको डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्योंकि सोडियम जो है तो आपका अधिक रिएक्टिविटी क्या है, धातु है सोडियम जो तो क्या करेगा, जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बना देगा। और इसे आपको नोट कर लेना, सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होता है, तो Na2ZnO2 होता है। बिल्कुल इसे ध्यान में ही रखना है, रट लेना सीधे। सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होता है, Na2ZnO2 होता है। और किस प्रकार है, ये सॉलिड है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, जी से उसे बताया गया है। और NaOH क्या है, आपका एक्वा है। जिंक क्या है, सॉलिड है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यानी कि सभी जो धातुएं हैं तो सबके साथ जो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये क्रियाएं होगी। कुछ धातुओं के साथ होंगी, कुछ के साथ नहीं होंगी। चलिए बेटा, क्लास बड़ी हो जाएगी, 18 मिनट के क्लास हो चुकी है। अब इसके बारे में जो है तो इसके आगे जो है तो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है बेटा, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो कुछ समझ में नहीं आए बेटा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको क्वेश्चन पूछना है बेटा। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे क्लास को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।